नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका करंट अफ़ेयर खास सेशन में, जिसमें हम बात करते हैं उसी दिन के जो करंट अफ़ेयर प्रमुख हैं, जो आपके कहीं न कहीं परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट हैं। उन करंट अफ़ेयर को क्या करते हैं, कहीं न कहीं आपको कोशिश करने की कोशिश की जाती है कि आप करंट अफ़ेयर डे पर डे क्या आप अपडेट कर पाएँ, अपने आप को चेक कर पाएँ कि आपने क्या करंट अफ़ेयर पढ़ी है, या उसमें से ये क्वेश्चन फँस रहे हैं। और कहीं न कहीं आपके जितने एग्ज़ाम हैं, चाहे वो आपका बंड एग्ज़ाम हो, बंड एग्ज़ाम मतलब एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, कांस्टेबल, ग्रुप डी, एनटीपीसी, या फिर आपके जो भी अन्य एग्ज़ाम हैं, चाहे वो आपके यूपीएससी एग्ज़ाम हो या फिर जितने भी स्टेट के पीसीएस एग्ज़ाम हैं, उन सभी के अंदर अगर क्या किया जाए, ऐसे स्टैटिक पोर्शन पूछे जाएँ या करंट अफ़ेयर के वो पोर्शन पूछे जाए, जो पर डे आता है, तो कहीं न कहीं आपको ये सेशन आपकी हेल्प करेगा। तो आइए शुरू करते हैं आज के करंट अफ़ेयर को। आज के करंट अफ़ेयर को शुरू करने से पहले, यदि आप इस चैनल पे नए हैं, तो इसको क्या करिएगा, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर कीजिए, कमेंट करिए अगर आप उसमें कुछ कमेंट करना चाहते हैं, और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या है, आप बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि मेरे द्वारा अपलोड किए गए वीडियो की नोटिफ़िकेशन आप तक पहुँच पाएँ और आप सबसे पहले मेरी वीडियो को देख पाएँ। तो आइए देखते हैं आज के प्रमुख सवाल क्या-क्या बनते हैं आज के प्रश्न। भारत में पहली जनगणना किस वर्ष संपन्न की गई? तो ये क्वेश्चन ये बनता है कि हमारे देश के अंदर जो पहला सेंसस लिया गया जनगणना का, वो किस वर्ष संपन्न किया गया है? तो आपको बता दें, अगर यहाँ से आंसर बनता है 1872 में, ठीक है? तो हमारे देश के अंदर पहली जो ज जनगणना थी, 1872 में की गई। अगर उस टाइम देखा जाए किसके द्वारा कराई गई थी, उस टाइम पे हमारे देश के जो वायसराय जो थे, उन वायसराय का नाम था लॉर्ड मेयो, ठीक है? तो उस टाइम पे वायसराय थे लॉर्ड मेयो थे, उनके द्वारा जनगणना कंप्लीट कराई गई थी। आपको बता दें, लेकिन अगर आपसे प्रश्न ये आए, किस वर्ष से विधिवत रूप से हमारे यहाँ से जनगणना चल रही है, तो 1881 से लेकर अब तब से हर 10 वर्ष, यानी कि 10 वर्ष या 1 दशक बाद क्या चलता है, लगातार हमारी जनगणना हो रही है। तो पहली जनगणना 1872 में की गई और प्रॉपर वे से जनगणना स्टार्ट की गई है, वो की गई है 1881 से, ठीक है? इस बात का ध्यान रखिएगा। और आपको थोड़ा और इसमें देखें, तो जनगणना किसके द्वारा कराई जाती है, तो आपको बता दें, जनगणना कराई जाती है गृह मंत्रालय, और गृह मंत्रालय के अधीन एक डिपार्टमेंट है, जो विभाग है, उसके द्वारा कराई जाती है। और किसके द्वारा की जाती है? ये कराई जाती है डायरेक्टर रजिस्ट्रार जनरल ऑफ सेंसस कमिश्नर, ठीक है? मतलब महापंजीयन एवं जनगणना आयुक्त कार्यालय के द्वारा क्या किया जाता है, इसको जनगणना कराई जाती है। ध्यान रखिएगा, महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त कार्यालय के द्वारा जनगणना की जाती है। तो अगर आपको हम इतिहास की बात करें, तो ऋग्वेद में भी, जो सबसे पुराना हमारा वेद है, तो ऋग्वेद के अंदर भी जनगणना की बात 500 से 600 ईस्वी पूर्व की बात कही गई है। ठीक है? उसके अलावा जब हम अगर हम बात आते हैं आपकी स्टार्टिंग के, जब प्राचीन महाभारत काल में, ये तो हो गया। अब प्रातैतिक काल में अगर प्राचीन काल की बात करते हैं, तो कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र था, तो अर्थशास्त्र में भी ये बात बोला गई थी, अगर आपको सही से अगर अपनी जनता के लिए कार्य करने हैं, उनकी जनगणना होनी चाहिए। इसके अलावा अगर मध्यकालीन की बात करें, तो अकबर के द्वारा जब आयना-ए-अकबरी की रचना की गई थी, तो वहाँ पर सभी से कर को संग्रह करने के लिए और सही से सेंसस के लिए क्या किया गया था, जनगणना की बातें आई थी, यानी कि इतिहास में भी हमारी जनगणनाएँ होती रही हैं। आपको बता दें, जनगणना कराने से फ़ायदा क्या होती है, जनगणना कराने से मोटा-मोटी आपको क्या हो जाता है, एक तो किसी भी देश की जो डेमोग्राफ़ी है, अर्थात जननांकी जो उनकी विशेषताएँ हैं, उनके बारे में पता चल जाता है। उसके अलावा दूसरी फ़ायदा इसमें क्या चलती है, उस देश के बारे में जो शिक्षा का स्तर कैसा है, साक्षरता दर, लिटरेसी और एजुकेशन का स्तर कैसा है, इसके बारे में पता चल जाता है। तीसरी इसके फ़ायदा देखें आपको, कि लोगों को आवास कैसे मिले, कच्चे हैं, पक्के हैं, उनमें सुविधाएँ कैसी हैं, इसके बारे में क्या हो जाता है, कहीं न कहीं आपको जो घरेलू सुविधाएँ हैं, उनके बारे में आपको कहीं न कहीं नॉलेज मिलती है इसके द्वारा, ठीक है? डेमोग्राफी पता चल गया, लिटरेसी रेट, एजुकेशन के बारे में पता चल गया, आवास और सुविधाएँ जो क्या होती हैं, उनके बारे में पता चल जाएगा। इसके अलावा इसको आप देखें, शहरीकरण का स्तर क्या है उस किसी देश के अंदर, उसके बारे में आपको इस जनगणना के माध्यम से फ़ायदा मिलती है। इसमें आपको प्रजनन दर, अर्थात रिप्रोडक्शन रेट कैसा है, उसके बारे में आपको जानकारी मिलती है। मृत्यु दर कितनी है, मोर्टेलिटी रेट कितनी है, इसके बारे में आपको जनगणना से हेल्प मिल जाती है, आपको डाटा, विश्वसनीय डाटा मिलते हैं। इसके अलावा देश के अंदर एससी यानी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का क्या प्रतिशत है, कितने लोग हैं, इसके बारे में जानकारी मिलती है। साथ ही साथ इसमें जो भाषा क्या है, उसका स्तर कैसा है, कौन-कौन सी भाषाएँ अपनाई जा रही हैं, उनके बारे में आपको जानकारी जनगणना के बारे में मिल जाती है। और लगातार अभी कास्ट सेंसस की बात चली रही है, सोशल इकोनॉमिक कास्ट सेंसस हो चुके हैं, तो उसमें ये वाला जातवाद वाली बात आ रही है। तो यानी कि ये विश्वसनीय स्रोत हैं जनगणना से, जो हमें फ़ायदा मिलती है। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, कि गाज़ा पट्टी का जो विवाद है, वो किन राज्यों के मध्य में है? आपको बता दें, जो गाज़ा पट्टी क्या है, ये भूमध्य सागर है, मेडिटेरियन सी है, उससे लगा हुआ ये इलाका है। यहाँ पर आपको जॉर्डन, सीरिया, मिस्र, लेबनान वगैरह यहाँ पे दिखाई पड़ेंगे। और बता दें, जो गाज़ा पट्टी है, तो गाज़ा पट्टी जो विवाद है, बेसिकली किसके बीच में है? फिलिस्तीन और इज़राइल के मध्य क्या है? तो किसके मध्य है? फिलिस्तीन और इज़राइल, ठीक है?
तो फ़िलिस्तीन और इज़राइल के मध्य क्या है, ये विवाद है। आपको बता दें फ़िलिस्तीन पर किस यहाँ पर वो भी किसका हमास, हमास क्या है वहाँ पर एक कट्टरवादी समूह है, रूढ़वादी मुस्लिम समुदाय है, जो आतंकवाद के एक पर्याय है, वह उसका सहारा लेता है और कहीं न कहीं वो कहता है कि हम गाज़ा पट्टी पर अपना कब्ज़ा करेंगे, पूरे फ़िलिस्तीन को यहाँ का मालिक बनाएँगे। तो बता दें गाज़ा पट्टी फ़िलिस्तीन इज़राइल के मुद्दा यहाँ पे बना हुआ है। हमास यहाँ पर एक जो कट्टरवादी मुस्लिम रूढ़वादी संगठन है जिस जो क्या किया जाता है, जो आतंकवादी समूह के नज़दीक पाया जाता है। अगर हम बात करें इस गाज़ा पट्टी के बारे में, तो गाज़ा पट्टी का निर्माण 1948 में किया गया था। कब? जब इज़राइल ने यहाँ पर कब्ज़ा किया और यहाँ पर जो आस-पड़ोस के देश जो लोग थे वो या तो यहाँ पे आके बस गए या फिर सीरिया, लेबनान जाके वहाँ पे छुप के जाके तो अरब लोग यहाँ पे रहे। इसके अलावा बता दें यहाँ पर आपको इम्पोर्टेंट बता दें फ़िलिस्तीनी लोग आप जो नाम याद रखिएगा वो कहीं न कहीं आते हैं। एक आता है वेस्ट बैंक, वो भी इन्हीं से लिंक है। एक है गोलन हाइट। ये भी जब भी ये बातें आती हैं तो ये सब ध्यान रखिएगा, ये सब इसी से संबंधित हैं, गोल्डन बैंक, वेस्ट बैंक ये ध्यान रखिएगा। और जो जो ये गाज़ा पट्टी है, गाज़ा पट्टी पर हमास के द्वारा 2007 से कब्ज़ा कर लिया गया है और कहीं न कहीं ये लोग क्या करते हैं, वहाँ पर लगातार तनाव बढ़ा रहता है, फ़िलिस्तीन, यहाँ पे इज़राइल और गाज़ा पट्टी की जो लड़ाई होती रहती है। अभी ये प्रश्न इसलिए बन रहा है क्योंकि हाल ही में क्या हुआ है, पहले हमास के द्वारा हमला किया गया, फिर इधर इज़राइल से हमला किया गया, ये हमला चलते रहते हैं। तो इज़राइल ने जब हमला किया तो वहाँ तो उसके गाज़ा पट्टी पे 1300 लोग मिले, 1300 लोग मारे गए। वहीं पर जब हमास ने हमला किया, तो फ़िलिस्तीन के सॉरी इज़राइल के भी 13 लोग मरे हैं, तो कहीं न कहीं यहाँ पे जो लोकल लोगों के लिए दिक्कत आती है, तो इसलिए चर्चा में बने रहते हैं, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न ये कह रहा है, किस ऑयल फॉर्म ठीक है, किस ऑयल फॉर्म को श्रीलंका सरकार ने संयुक्त रूप से विकसित करने के लिए भारत के साथ साझेदारी की है, ठीक है? तो आपको इसमें क्या है, एक तो ये पता चल अगर क्वेश्चन ये बनता है, श्रीलंका ने किस ऑयल फॉर्म को विकसित कर रहा है, उसको किस देश के साथ साझेदारी की है, तो उसका आंसर क्या होगा? भारत के साथ आएगा। अब ये होगा उस ऑयल फॉर्म का नाम क्या है, उसको आप बता दें। जो ऑयल फॉर्म की बात की जा रही है, वो है त्रिकोमाली ऑयल टैंक फॉर्म, ठीक है? त्रिकोमाली ऑयल टैंक हाँ, अगर आप श्रीलंका का मोटा-मोटा नक्शा देखेंगे, तो कुछ आपको इस तरीके से श्रीलंका का नक्शा दिखाई पड़ेगा। तो ये जो बात हो रही है, वो यहाँ पे इनको स्थापित करने की बात की गई है। तो आप बता दें, तो त्रिकोमाली जो ऑयल टैंक फार्म है, भारत द्वारा साझेदारी के रूप में किया जाएगा। तो इसको किसके द्वारा यहाँ पर श्रीलंका की सरकार होगी, उसकी हिस्सेदारी कितनी होगी? 51% होगी और जो भारत के द्वारा साझेदारी वो कितनी होगी? 49% है। अगर इसमें और थोड़ा गहराई से जाते हैं, तो आपको बता दें, इसकी जो साझेदारी की जा रही है, वहाँ पर जो भारत की जो वहाँ पर कंपनी लगेगी, उसका नाम क्या है? लंका आईओसी। आपको बता दें लंका आईओसी है जो भारत की इंडियन ऑयल है, ठीक है? इंडियन ऑयल की सहायक कंपनी क्या है वो श्रीलंका में लंका आईओसी है, तो इसका 49% हिस्सेदारी रहेगी, वहीं श्रीलंका की सरकार की 51 साझेदारी रहेगी और क्या करेंगे वहाँ पर तेल को वहाँ पर भंडारण के कार्य करेंगे। आपको बता दें, ये जो समझौता हुआ है ये 35 वर्ष पुराना समझौता है। 35 वर्ष पहले हमारे देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री कौन थे? राजीव गांधी जी, उनके बीच में और श्रीलंका के जो राष्ट्रपति थे जे आर जयवर्धने। तो जे आर जयवर्धने के बीच में किया गया था। आपको बता दें इसी के बाद यहाँ पे जो मैन उन्होंने जो ट्रीटी की थी 1985 से बीच में, यहाँ पर पीस कीपिंग फोर्स की बात की गई थी, जिन्होंने लिट्टे के लिए वहाँ पे जाकर कार्रवाई की और फिर बाद में क्या हुआ, राजीव गांधी की मौत इसी कारण हुई थी। यही जो पीस कीपिंग फोर्स को भेजने वाली बात थी, यही मैन उनके मौत का कारण बना था। आपको बता दें, ये 35 साल पुराना मुद्दा फिर यहाँ पे फिर बहाल किया गया है। तो भारत में इसको फ़ायदा क्या मिलेगी? तो भारत क्या करेगा जब यहाँ पे अपने स्टोरेज और वहाँ पे ऑयल की बात करेगा, तो एक तो उसमें क्या होगा, रणनीतिक स्थिति आपको पता चाहिए हिंद महासागर में जो श्रीलंका है उसकी लोकेशन है। तो कहीं न कहीं रणनीतिक जो पोज़ीशन है, स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, उसकी फ़ायदा भारत को मिलेगा। इसके अलावा यहाँ पे क्या सुगम क्या है, इनको आसानी से यहाँ पहुँच मिलेगी कि भारत तुरंत ही अपने दक्षिण में जाएगा, हिंद महासागर में सुगम पहुँच इसके द्वारा स्थापित किया जा सकेगा। इसके अलावा और सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि जो हमारा सबसे प्रतिद्वंदी बन रहा है एशिया के अंदर, वो कौन है? चाइना। तो चाइना को बैलेंस करने के लिए हमको हेल्प मिलेगी। चाइना ने क्या किया है, इस जगह पर पूरे पश्चिमी इलाके में यहाँ पर हम्बनटोटा जो बंदरगाह है उसको हम्बनटोटा जो बंदरगाह है उसके द्वारा चाइना के द्वारा विकसित किया जा रहा है। उसको बैलेंस करने के लिए कहीं न कहीं हमें ये ऑयल फॉर्म इसका नाम है त्रिकोमाली, कहीं न कहीं हमें सहायता करेगी। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये है कि रायथू बंधु योजना किस राज्य द्वारा चलाई जा रही है? आप बता दें। रायथू बंधु योजना जो चलाई जा रही है वो तेलंगाना सरकार के द्वारा चलाई जा रही है। इसका आंसर ये हो गया किस सरकार द्वारा चलाई जा रही है? राज्य सरकार किस राज्य द्वारा चलाई जा रही है? तो रायथू बंधु योजना तेलंगाना में चलाई जा रही है। इसमें खासियत क्या है? बेसिकली इसने ये फ़ोकस किया है कि जो किसान हैं उनको ऋण जाल से बचाया जा सके, तो इनमें क्या किया गया है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी प्रत्यक्ष लाभ ह हस्तांतरण के द्वारा क्या किया जा रहा है,
निवेश सहायता योजना इसका नाम दिया गया है, यानी कि इन्वेस्टमेंट होगा उसमें सहायता करेंगे, निवेश सहायता योजना, ठीक है? तो क्या कहते हैं निवेश किस चीज़ का होगा बताना चाहिए? मोटा-मोटी जो फसलें उगाई जाती हैं वो 2 होती हैं, सर्दियों में उगाई जाती हैं वो रबी क्रॉप होती हैं और गर्मियों में होती हैं वो खरीफ होती हैं, ठीक है? तो अब इसमें क्या कोशिश इन्होंने की है कि रबी और जो खरीफ का फसलें हैं इसके जब भी आप कोई कृषि लागत लगाएँगे तो लागत से पहले ये प्रति एकड़ वहाँ के जो किसान हैं उनको एकड़ ज़मीन के हिसाब से प्रति एकड़ कितना रुपए देंगे? ₹4000 दे देंगे। इस हिसाब से पूरे अगर दोनों जोड़ा जाए तो कितना रुपया मिलेगा किसानों को? प्रति एकड़ पूरे वर्ष में ₹8000 इनको मिल जाएगा पूरे वर्ष का, जिससे क्या होगा कहीं उन्हें कर्जा ना लेना पड़े और ऋणग्रस्तता जो एक साइकिल बन जाता है किसानों का, उसको तोड़ने की बात कर रहे हैं। ये इनका ये भी दावा है कि रायतू बंदी योजना है जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि है, उससे भी ये बेहतर है, क्योंकि वहाँ पर ₹6000 आते हैं 2-2 हज़ार किस्तों में। तो अगर इसमें आलोचना की बात देखी जाए तो दोनों ही, चाहे प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना की बात की जाए या रायतू योजना की बात की जाए, इनमें लाभ उन्हीं को मिलता है जिनके हाथ में खेती, अगर भूमिहीन है लोग, तो उनको कोई यहाँ पे खेती नहीं मिलती, बटाईदार हैं, उनको भी उनके पास खेती होती है, उनको कोई लाभ नहीं मिलता, सबसे बड़ी कमी इसमें ये है। इस कमी को अगर दूर किया जा सके और लोगों को अगर कोई सहायता मिल सके तो और अच्छा होगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं आज का, और आज का अगला अंतिम प्रश्न ये है कि मालाबार नौसेना युद्ध अभ्यास किन देशों के मध्य किया जाता है? इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, तो इसको अच्छे से ध्यान रखिएगा। तो मालाबार जो नौसेना के द्वारा युद्ध अभ्यास किया जाता है, इसके अंतर्गत भारत और यूएसए ने इसको शुरू किया था 1992 में, और फिर अब इसमें जापान भी शामिल हो गया है और जापान को शामिल किया गया है 2015 में। तो कुल मिलाकर अब कितने देश शामिल होते हैं? 3, भारत, यूएसए और जापान। और भारत यूएसए ने इसको शामिल किया 1992 से, लेकिन अब 2015 से जापान में हो गया। 3 देश हो गए, भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका और जापान। और आपको बता दें ये जो युद्ध अभ्यास किया जाता है तो भारत द्वारा जितने भी नौसेना युद्ध अभ्यास किए जाते हैं उन सभी में ये सबसे जटिल है, सबसे कठिन से कठिन परिस्थिति बनाकर यहाँ पर एक्सरसाइज की जाती है। इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। तो एक तो ये बात होगी, दूसरा क्या है कि आपको बता दें कि लगातार, क्योंकि आपने देखा जो विकसित देश हैं यहाँ पे भारत है, यूएसए, जापान है, तो कहीं न कहीं आपस में आकर क्या करते हैं, कोऑपरेशन की बात करते हैं, समन्वय की बात करते हैं और एक-दूसरे की हेल्प करके पूरे वर्ल्ड में, क्योंकि लोकतांत्रिक देश हैं तो कहीं न कहीं क्या होगा, लोकतंत्र को बढ़ावा देने के लिए हेल्प करेंगे और आपस में समझ को विकसित करने के इनको आपस में फ़ायदा होता है, ध्यान रखिएगा। तो मालाबार नौसेना युद्धाभ्यास भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका और जापान के द्वारा किया जाता है। इसी के साथ इतने करंट अफेयर थे जो संभावित प्रश्न बन सकते थे, मैंने कंप्लीट कर दिए हैं। उम्मीद है आपको ये सेशन समझ में आया होगा। अब मिलेंगे नए सेशन में नए टॉपिक के साथ, तब तक आप जुड़े रहिए मेरे यूट्यूब चैनल आकांक्षा डीआर के साथ। अपना ख्याल रखिएगा और अपनी पढ़ाई करते रहिएगा। थैंक यू।